जरा सोचो, एक आदमी को नर्क से बचने के लिए अलग अलग शरीरों में जाना पड़े जिन्हें उसे किसी भी हाल में जिंदा रखना होगा। कहानी की शुरुआत होती है चोई यीजे नाम के एक जवान लड़के से जो एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा था। रास्ते में उसे अपनी मैनेजर का फोन आया जो उसे गुड लक कह रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सड़क पार कर रहा एक आदमी गाड़ी से टकरा गया और सीधा चोई के पैरों के नीचे आ गिरा। चोई ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बेचारे आदमी ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से चोई को इतना गहरा सदमा लगा कि इंटरव्यू में वह आसान से सवालों का जवाब भी नहीं दे सका और सीधी सी बात है कि उसे नौकरी भी नहीं मिली। फिर अगले 7 साल तक चोई काम ही ढूंढता रहा। उसने कभी मजदूरी की, कभी वेटर बना और कभी टैक्सी चलाकर जैसे तैसे अपना कर्ज चुकाया। उधर उसके दोस्तों ने अच्छी अच्छी नौकरियां करके परिवार तक बसा लिए, जबकि इधर हजारों रिज्यूमे भेजने के बाद भी चोई को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन उसे उसी कंपनी में दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जहां वह 7 साल पहले गया था। जब मैनेजर ने देखा कि वह इतने सालों से लगातार अलग अलग छोटे मोटे काम करके गुजारा कर रहा है, तो वह चोई की लगन से काफी प्रभावित हुआ। ये देखकर एक बार फिर चोई की उम्मीद जाग गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे खबर मिली कि जिस कंपनी में उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे वह ठप हो गई है और उसका सारा पैसा डूब गया। ये सुनकर वह गुस्से से भर गया और सीधा इन्वेस्टर के घर जाकर गुस्से में उसका दरवाजा तोड़ने लगा। तभी पड़ोसियों ने उस पर पुलिस बुला ली। बेचारे चोई की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अब चोई हताश होकर अपनी गर्लफ्रेंड जीसू के घर गया तो उसने देखा कि वह किसी दूसरे आदमी की महंगी गाड़ी से उतर रही थी। जब जीसू ने चोई को देखा तो उसने उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन चोई ने नाराज होकर कहा कि वह उसे भूल जाए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि जीसू अपनी जिंदगी एक नाकाम इंसान के साथ बिताए। फिर जब चोई वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा सामान दरवाजे के बाहर पड़ा था। असल में मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से उसे घर से निकाल दिया था। अगली सुबह चोई को उसी कंपनी का मैसेज आया कि वह नौकरी के लिए भी सिलेक्ट नहीं हुआ। इस बात से बेचारा चोई पूरी तरह टूट गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह सीधा उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और सोचने लगा कि जिस दिन से वह आदमी उसके हाथों में मरा है उसी दिन से उसकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। अब चोई के मन में मौत का भी कोई डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चारों ओर अंधेरा छा गया। होश में आने के बाद चोई ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसने देखा कि वह एक एयरप्लेन में बैठा हुआ था। फिर उसने मॉनिटर पर देखा कि यह चेहरा उसका नहीं था बल्कि वह किसी और के शरीर में आ चुका था। तभी एक लड़की उसके सामने आई और उसका आखिरी खत पढ़ने लगी। उसने कहा कि चोई अब मर चुका है, लेकिन उसका यह मानना था कि मर जाने से इंसान के हिस्से का दर्द खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद वह चोई को एक ऐसी जगह ले गई जहां वह असली तकलीफ महसूस कर सके। इस वक्त वे दोनों एक ऊंचे टावर पर थे जहां नीचे से दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। उसने बताया कि वह मौत डेथ है और चोई को अपनी मौत का फैसला खुद करने के जुर्म में सजा देने आई है। इसके बाद उसने चोई को नीचे फेंक दिया और वह सीधा भयानक राक्षसी जानवरों से भरे एक दलदल में जा गिरा। चोई ने चीखते हुए उन राक्षसों का सामना किया और तभी अचानक वह फिर से एयरप्लेन में वापस आ गया। अब डेथ ने उसे बताया कि सजा के तौर पर उसे 12 लोगों के शरीर में जाकर 12 बार मरना होगा। अगर वह नर्क से बचना चाहता है तो उसे इन 12 मौकों में से किसी एक में जिंदा बचने की कोशिश करनी होगी। इससे पहले कि चोई कुछ कहता, डेथ गायब हो गई। तभी अचानक प्लेन का इंजन बुरी तरह हिलने लगा। डर के मारे चोई ने लाइफ जैकेट पहन ली, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे समझाया कि यह सिर्फ टर्बुलेंस है। खैर, जल्द ही सब कुछ ठीक हो गया। चोई प्लेन में घूमने लगा तो उसे इतनी महंगी चीजें देखकर काफी हैरानी हुई। तभी अचानक एक चमकती हुई चीज उसके सामने आई जो उस शख्स की यादों और काबिलियत से भरी हुई थी जिसके शरीर में वह अब जी रहा था। तब चोई को पता चला कि जिस कंपनी में वह इतने सालों से नौकरी करना चाहता था अब वह उसी कंपनी के मालिक के दूसरे बेटे के शरीर में है। उसने सोचा कि अब तो वह अपनी जिंदगी इस दौलत के साथ आराम से गुजार सकता है, इसलिए उसने इसी शरीर में जीने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक प्लेन का इंजन फट गया। चोई अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट लगाने लगा, मगर तभी प्लेन में जबरदस्त धमाका हो गया और चोई आग में झुलस कर मर गया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वह फिर चोई के रूप में एक चमकदार दरवाजे के सामने बैठा था जो सीधा नर्क की तरफ जाता था। वहीं मौत की देवी डेथ एक टेबल पर बैठकर बंदूक में गोलियां लोड कर रही थी, जिसकी मदद से वह उसे बार बार मारकर दूसरे शरीर में भेजती थी। मगर चोई को इस खेल के नियम ही समझ नहीं आ रहे थे। उसने कहा कि अगर वह हर बार इतनी भयानक मौत ही मरने वाला है तो वह जिंदा कैसे बचेगा। लेकिन डेथ ने कहा, ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। फिर वह चोई को नर्क की सैर पर ले गई जहां चारों ओर धधकती आग जल रही थी और हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर डेथ ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मौत उसके पास पहुंचती, उससे पहले ही वह खुद मौत के पास पहुंच गया, इसीलिए अब उसे यह सजा भुगतनी ही होगी। इसके बाद डेथ ने उसे गोली मार दी और अचानक चोई ने देखा कि वह आसमान से नीचे गिर रहा है। तभी वह चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में समा गया और उसे पता चला कि वह बेहद खतरनाक
खतरनाक स्टंट करने वाले एक आदमी के शरीर में आ चुका है। इस वक्त वह बिना पैराशूट के आसमान से कूदने का स्टंट कर रहा था, जिसे दुनिया भर के लोग लाइव देख रहे थे। अगर वह जिंदा बच गया तो उसके स्पॉन्सर्स उसे ढेर सारा पैसा देने वाले थे। उस आदमी की काबिलियत पाकर चोई को लगा कि शायद वह यह स्टंट कर सकता है, लेकिन वह नेट में गिरने की बजाय कहीं दूर जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह फिर नर्क के दरवाजे पर था। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पास अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं था। हवा में तो पैदा हुआ हूँ मैं, चोई ने गुस्से में कहा। उसने बताया कि अपनी असली जिंदगी में उसने दुख के अलावा और कुछ नहीं देखा। वह एक गरीब घर में पैदा हुआ, उसे कभी ढंग की नौकरी नहीं मिली और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी खो दिया, मगर डेथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने फिर से चोई पर बंदूक चला दी। इस बार चोई एक स्कूल के लड़के के शरीर में था। उसने देखा कि एक लड़का उसी स्टंट परफॉर्मर की वीडियो देखकर उसकी मौत पर हंस रहा था। तभी चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में समा गया और उसे पता चला कि उस लड़के के पिता की मौत हो चुकी है और वह अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कुछ शैतान बच्चे उसे रोज परेशान करते हैं। एक दिन बुरी तरह पिटने के बाद वह इतना हताश हो गया कि उसने एक गलत कदम उठा लिया। अब चोई उसकी मौत से पहले उसके शरीर में आ चुका था। चोई ने सोचा कि अगर वह इस बार बच गया तो उसे नर्क में नहीं जाना पड़ेगा और वह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेगा। लेकिन तभी जेम्स नाम के एक लड़के ने उसे फिर परेशान करना शुरू कर दिया। तब चोई ने गुस्से में कुर्सी उठाकर उसे सबक सिखाना चाहा, लेकिन जेम्स के साथियों ने उस पर हमला कर दिया और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। बाद में चोई ने सोचा कि बचने के लिए उसे किसी ताकतवर लड़के का सहारा लेना होगा। खैर, जब वह घर पहुंचा तो वहां की गरीबी देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। जब वह उस लड़के की माँ के साथ खाना खा रहा था तो अपनी माँ की मजबूरियां याद करके रोने लगा। फिर शाम को उसे जेम्स का मैसेज आया। जेम्स उसे परेशान कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। अगले दिन वह जेम्स के एक साथी से मिला। उसने बताया कि जेम्स 11वीं क्लास के एक ताकतवर लड़के का दोस्त है और उसी के दम पर वह पूरे स्कूल में सबको परेशान करता है। फिर लंच के दौरान जेम्स ने एक बार फिर चोई को परेशान किया। इस बार चोई ने सबके सामने उसके सिर पर नूडल्स गिरा दिए। जेम्स गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने साथी को चोई पर हमला करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। असल में चोई ने ही उसे बीच में आने से मना किया था, क्योंकि अब वह सब कुछ खुद करने वाला था। उधर जेम्स 11वीं क्लास के लीडर टॉम से मदद मांगने गया। टॉम अपनी गैंग के साथ चोई को सबक सिखाने पहुंचा, लेकिन चोई को देखते ही वह हैरान रह गया। उसने कहा, क्या जेम्स एक छोटे से लड़के से अकेला नहीं निपट सकता? यह सुनकर जेम्स शर्मिंदा हो गया। जब टॉम ने चोई पर हमला करने की कोशिश की तो वहीं जेम्स का साथी चोई की मदद करने आगे आ गया। वहीं मामला खत्म हो गया। इसके बाद चोई ने ताकतवर बनने के लिए हर रोज कसरत शुरू लेकिन कर दी। जेम्स को उसके दोस्तों ने खूब चिढ़ाया कि एक छोटे से लड़के से पिट गया तू। एक शाम चोई को अकेला देखकर जेम्स ने पत्थर से उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। एक बार फिर चोई की आंख नर्क के दरवाजे पर खुली और अचानक उसके सिर में गोली लगी। इस बार वह एक नए शरीर में पहुंचा, जहां वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके सिर पर कपड़ा ढका हुआ था। उसके आसपास मौजूद गुंडे उस पर अत्याचार करते हुए एक लड़की और पैसों का ठिकाना पूछ रहे थे। जैसे ही वे चोई को हथौड़े से मारने वाले थे, तभी चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में समा गया। चोई को पता चला कि इस बार वह एक सीरियल किलर के शरीर में था, जिसे अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था। उस लड़की ने भागने में उसकी मदद मांगी तो चोई ने बॉस के $10 मिलियन चुराकर उसे दे दिए और एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। लेकिन जल्द ही बॉस ने उसे धर दबोचा। खैर, चोई ने जोर लगाकर खुद को आजाद किया और फिर बत्तियां बुझाकर सभी गुंडों की छुट्टी कर दी। इसके बाद चोई ने बॉस का चुराया हुआ पैसा ढूंढने का फैसला किया ताकि वह एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। जब उसने दरवाजा खोला तो पता चला कि वह एक चलते हुए ट्रक के अंदर था। अब वह मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग निकला और कई गुंडों का झुंड उसके पीछे पड़ गया। उन्होंने एक पुल पर उसे घेर लिया, मगर चोई बड़ी चालाकी से उनके चंगुल से निकल गया। फिर भी कुछ गुंडे उसके पीछे लगे रहे तो वह सीधा एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और वहां से एक पुल में कूद गया। उधर बॉस ने उसे तुरंत पकड़ने का हुक्म दे दिया। इधर चोई भागते भागते समुद्र किनारे पहुंचा तो बॉस की गर्लफ्रेंड ने आकर उसे गले लगा लिया। जब चोई ने उसे बताया कि सारे पैसे गुब्बारों वाली बोट पर हैं, तो अचानक उस लड़की ने उसे गोली मार दी। एक बार फिर चोई नर्क की चौखट पर गिरा हुआ था और डेथ उस पर हंस रही थी। लेकिन चोई भी इतना बेवकूफ नहीं था। असल में उसने लड़की को पैसों का असली ठिकाना बताया ही नहीं था। अब उसने तय किया कि अगली जिंदगी में वह उन पैसों को ढूंढेगा। इसके बाद वह एक जेल के कैदी के शरीर में पहुंचा। वहां उसके साथियों ने उसे संभल कर रहने को कहा, क्योंकि एक सिरफिरा हत्यारा उसकी
रिहाई से 4 दिन पहले ही उसे मार डालने वाला था। तभी वह सिर फिरा कमरे में आया और चोई ने देखा कि यह तो जेम्स था, वही लड़का जो उसे स्कूल में परेशान करता था। उसे देखते ही चोई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जेम्स पर हमला कर दिया, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया। तभी चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में समा गया और चोई को पता चला कि इस बार वह एक ऐसे लड़के के शरीर में है जो MMA फाइटर बनने का सपना देखता था, मगर उसकी माँ के सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज था। उसे चुकाने के लिए वह किसी अमीरजादे का जुर्म अपने सिर लेने को तैयार हो गया। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा हुई। इसके बाद जब असली गुनहगार का वकील उससे मिलने आया तो चोई ने पूरी दुनिया के सामने सच बताने की धमकी दी। इस पर उसने अपना मुंह बंद रखने के बदले कुछ और पैसे मांगे। इधर जेल में चोई ने जेम्स से कहा कि अब वह उसकी असलियत सबके सामने लाकर रहेगा, क्योंकि चोई जानता था कि जेम्स कोई सिर फिरा नहीं बल्कि बच्चों का हत्यारा है। फिर एक दिन वर्कशॉप में काम करते समय एक हादसा हो गया, जिसके बाद गार्ड जख्मी कैदी को उठाकर ले गए। इसी बीच कुछ गुंडों ने चोई को घेर लिया और अचानक उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मगर इस वक्त चोई एक MMA फाइटर के शरीर में था। उसने एक एक करके सभी गुंडों को अच्छा सबक सिखाया। फिर रात को वह जेम्स के पास पहुंचा। उसे सजा देने के लिए चोई ने मरे हुए लोगों की आत्माओं को अपने शरीर में आने का नाटक किया। अब जेम्स ने स्कूल में जिस लड़के की हत्या की थी वही चोई के शरीर के जरिए उसके सामने खड़ा था। उसने कहा कि वह जेम्स का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही जेम्स डर के मारे कांपने लगा और उसे दौरे पड़ने लगे। आखिरकार चोई की रिहाई का दिन आ गया। आखिरकार चोई की मुलाकात असली गुनहगार के वकील से हुई। वकील ने उसे और पैसे देने की कोशिश की, मगर चोई ने इनकार करते हुए कहा कि अब वह अपनी जिंदगी खुद बनाएगा। इसके बाद वह उसी समुद्र किनारे पहुंचा और वहां छिपे हुए $10 मिलियन ढूंढ निकाले, जिन्हें उसने अपनी पिछली जिंदगी में छिपाया था। वह पैसे लेकर अपने घर पहुंचा और आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगा। खैर, रात को उसे अपनी माँ का सपना आया और वह रोते रोते जाग उठा। फिर उसे उस MMA फाइटर की माँ का फोन आया और उसने उनसे मिलने का वादा किया। उसने पैसों को आधा आधा करके 2 बैगों में बांट दिया। एक बैग MMA फाइटर की माँ के लिए रखा और दूसरा बैग उसने स्टेशन के लॉकर में छिपा दिया। अब वह उस इलाके में पहुंचा जहां वह फाइटर रहता था, मगर अचानक किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। चोई को समझ नहीं आया कि उस पर यह हमला किसने किया। तब उस आदमी ने बताया कि वह उसी लड़की का पिता है जिसे उसने गाड़ी से कुचल दिया था। चोई ने उससे माफी मांगी और सच बताया कि असली गुनहगार कोई और था। उसने तो सिर्फ चंद पैसों के लिए यह जुर्म अपने सिर लिया था। ये सुनकर वह आदमी घबराकर वहां से भाग गया। तभी अचानक उस फाइटर का जेल वाला दोस्त वहां आ पहुंचा, लेकिन उसने खुलासा किया कि वह तो चोई को मारने के मकसद से ही जेल गया था। अब उसे ढूंढकर वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे मारने पर इनाम मिलने वाला था। उसने एक ही झटके में चोई के पेट में चाकू घोंप दिया और उसकी जान ले ली। तभी चोई का फोन बजा। उस पर MMA फाइटर की माँ का फोन आ रहा था। एक बार फिर चोई डेथ के सामने पहुंच गया, लेकिन इस बार वह अपनी माँ को याद करके रोने लगा। डेथ ने कहा कि वह इस बार भी नाकामयाब रहा, मगर चोई ने कहा कि वह अगले शरीर में जाना चाहता है। डेथ ने उस पर फिर से बंदूक चला दी। इस बार वह एक जवान लड़के के शरीर में था। वह ट्रेन स्टेशन से थोड़ी ही दूर था। वह दौड़कर स्टोरेज रूम में गया और तुरंत पैसों वाला बैग निकाल लिया। तभी अचानक उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी और चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में समा गया। तब उसे समझ आया कि इस बार वह एक मॉडल के शरीर में आ चुका है। खैर, फिर चोई घर पहुंचा। वहां की शानो शौकत देखकर वह हैरान रह गया। तभी उसके दोस्त का फोन आया जो उसे पार्टी में बुला रहा था। पार्टी में पहुंचकर चोई को एहसास हुआ कि उसे बहुत जल्दी शराब का नशा हो जाता है। तभी उसी कंपनी का CEO वहां आ गया, जिस कंपनी में चोई अपनी असली जिंदगी में इतने सालों से नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। चोई ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर जल्द ही वह नशे की वजह से बेहोश हो गया। अगली सुबह उसके बड़े भाई ने उसे उठाया। तब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि वे दोनों मिलकर एक कैफे चलाते हैं। आज उसके भाई के जाने के बाद पूरे कैफे की जिम्मेदारी उसी को संभालनी थी। आज वह वेटर का काम कर रहा था कि तभी जीसू कैफे में आई। जब चोई अपनी असली जिंदगी में जिंदा था, तब जीसू उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसे देखते ही चोई की धड़कनें तेज हो गईं और उसे अपना पुराना प्यार याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे वह पहली बार जीसू से मिला था। उस दिन उसकी किताब के पन्ने उड़ गए थे और चोई ने उसकी मदद की थी। फिर उसे वह दिन भी याद आया जब उसने जीसू से कहा था कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसके हिसाब से वह एक नंबर का नाकाम इंसान था। जब चोई के भाई ने देखा कि वह जीसू को देखकर घबरा गया है, तो उसने बताया कि जीसू अब एक मशहूर
मशहूर राइटर बन चुकी है। जोई ने तुरंत इंटरनेट पर देखा कि जीसू के उपन्यास को हाल ही में एक बड़ा पुरस्कार मिला है। जब उसने वह किताब पढ़ी तो उसे समझ आया कि जीसू ने यह उपन्यास चोई और उसके साथ बिताए गए खूबसूरत पलों पर लिखा था। यह जानकर चोई भावुक हो गया और उसने मन ही मन कहा कि वह जीसू से मरते दम तक प्यार करेगा और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर जब वह कैफे में था तो उसे याद आया कि उसने जीसू की किताब पूरी होने पर उसे एक फाउंटेन पेन देने का वादा किया था। उसी शाम चोई ने वह पेन खरीदा और उस पर जीसू का नाम भी खुदवाया, लेकिन वह उसे वह पेन दे नहीं सका। इसके बाद चोई ने उसी आदमी को देखा जो उस दिन जीसू को घर छोड़ने आया था। वह अपने परिवार के साथ था और उसने जीसू को अपनी बहन बताया। यह सुनकर चोई को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अगले दिन चोई जीसू के लिए खास चाय लेकर उससे मिलने गया। उसने कहा कि वह उसकी नई किताब के लिए उसे कहानी सुनाना चाहता है। फिर उसने एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाई जो एक के बाद एक अलग अलग शरीरों में जाकर मौत का सामना कर रहा था। उसने सब कुछ इतनी बारीकी से बताया कि जीसू उससे बेहद प्रभावित हो गई। जीसू ने उससे उस आदमी का नाम पूछा, मगर चोई ने बात बदलते हुए उससे उसका ऑटोग्राफ मांग लिया। तभी उसने देखा कि जीसू वही फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रही है। असल में यह पेन उसे चोई की माँ ने दिया था। उस दिन के बाद चोई हर रोज जीसू से मिलने लगा और उसे उस हीरो की हर दिन की कहानी सुनाने लगा। जीसू ये देखकर हैरान थी कि यह सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी तो चोई ने जीसू को एक लाल छाता तोहफे में दिया। इसके बाद वह कैफे में लौट आया। तभी एक वेट्रेस से कांच का गिलास टूट गया। चोई ने उसकी मदद करते हुए कांच साफ किया तो उसके हाथ में चोट लग गई। उसी समय दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी और कैफे में मौजूद लोग बाहर हुए हादसे की बातें करने लगे। चोई उसी पल बाहर दौड़ा। वहाँ टूटा हुआ लाल छाता देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि हादसे में जीसू को कुछ हो गया, लेकिन जीसू तो सही सलामत सड़क के उस पार खड़ी थी। चोई की हालत देखकर वह उसके पास आई और उसके हाथ पर मरहम पट्टी की। उसे एहसास हुआ कि चोई को लगा था कि उसका कोई करीबी हादसे में मर गया है। जीसू यह एहसास अच्छी तरह समझ सकती थी क्योंकि चोई की मौत के बाद उसका भी यही हाल हुआ था। जाते समय जीसू ने कहा कि अब वह उससे दोबारा नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी कहानी उसे अपने प्रेमी की याद दिलाती है। कुछ देर बाद वह चोई की कब्र पर गई और उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर उसे याद करते हुए रोने लगी। इधर चोई दूर से ही यह सब देख रहा था। उसके जाने के बाद वह खुद वहां गया और वहीं उसे अपनी असली माँ दिखाई दी। जब उसने उन्हें रोते हुए देखा तो वह खुद भी फूट फूट कर रो पड़ा और उनसे माफी की भीख मांगने लगा। बाद में उसने अपनी माँ को चोई का दोस्त बनकर एक खत लिखा और उसे पैसों से भरे बैग में रखकर उनके घर छोड़ आया। अगले दिन वह फिर जीसू से मिला और उसे आगे की कहानी सुनाई। उसे सुनकर जीसू बहुत खुश हुई। फिर चोई उसे घर छोड़ने गया। रास्ते में जीसू ने कहा कि वह दुआ करेगी कि उस हीरो की कहानी का अंत अच्छा हो। तभी चोई को याद आया कि जब वह वेटर हुआ करता था तब जीसू ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया था। उसे कभी फर्क नहीं पड़ा कि चोई एक वेटर है क्योंकि उसकी नजरों में उसकी मेहनत सबसे ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन चोई हमेशा यही सोचता रहा कि उसकी मौत के बाद जीसू उससे उभर जाएगी। अब चोई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जीसू से दिल से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने हमेशा सिर्फ उसी से प्यार किया है। फिर उसने जीसू को पूरी सच्चाई बता दी कि वही असली चोई है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। उसने वादा किया कि अब वह जीसू को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी। उसमें उसी कंपनी का मालिक बैठा था जिसमें चोई ने कभी इंटरव्यू दिया था। तब चोई को एहसास हुआ कि जितनी बार भी वह अलग अलग शरीरों में आया हर बार किसी न किसी रूप में उसकी मुलाकात इसी आदमी से हुई। उसे शक हुआ कि एयरप्लेन हादसे के पीछे भी शायद इसी आदमी का हाथ था। इस बार उस आदमी ने जीसू पर गाड़ी चढ़ा दी और फिर चोई को भी बेरहमी से मार डाला। कुछ ही देर में पुलिस ने वहां हुए हादसे के सारे सबूत मिटा दिए। इधर चोई की आंख खुली तो वह एक बार फिर नर्क के दरवाजे पर था। अब वह समझ चुका था कि हर बार उसके जिंदा न बच पाने के पीछे उसी रहस्यमयी आदमी का हाथ है। गुस्से में उसने उसकी जान लेने की कसम खाई। इसके बाद वह दौड़कर मौत की देवी डेथ पर भी गोली चला देता है। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। जब अगला पार्ट आएगा तो उसकी भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।